हेलो गाइस, स्वागत है आपका पर्दे के राज चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 में रिलीज हुई सीरीज इट वेलकम टू डायरी के एपिसोड 1 के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के मार्टी से। बर्फ से ढकी सड़क, आसमान से जोरदार बर्फबारी, ठंड इतनी की हड्डियां जम जाए। मार्टी सड़क किनारे खड़ा होकर गाड़ियां रोकने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक गाड़ियां निकल जाती हैं, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बच्चा ठंड में मर जाएगा। मार्टी फिर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की कोशिश करता है। किस्मत से एक गाड़ी रुक जाती है। अंदर एक 4 लोगों का परिवार बैठा है, देखने में बड़ा ही खुशमिजाज आदमी मार्टी से पूछता है कहाँ जाना है। मार्टी थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कहीं भी, लेकिन डेयरी से दूर। गाड़ी चल पड़ती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में मार्टी को अजीब सा एहसास होने लगा। गाड़ी में बैठा लड़का जैसे कोई खराब रिकॉर्डर हो, बार बार एक ही तरह के वर्ड्स बोले जा रहा था। लाश, खून, मौत, ऐसे वर्ड्स जो किसी का भी दिमाग खराब कर दे। और वो लड़की तो और भी डरावनी है। उसके लंच बॉक्स में पका खाना नहीं बल्कि कच्चा मांस रखा है, खून टपकता हुआ ऐसे कि सबको घिन आए। लेकिन वो लड़की मजे से खा रही है जैसे कोई दावत उड़ा रही हो। इतना ही नहीं, वो अचानक अपना हाथ मार्टी की तरफ बढ़ा देती है। अरे दूर रहो, मुझे ये पसंद नहीं। तभी माँ बेटी को डांटती है। वो बोलती है ये तो मेरा छोटा बंदर है, अगर तुमने छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर आपस में चिपका दूंगी, जैसे मेरी माँ ने मेरे साथ किया था। मार्टी डर के मारे सिमट जाता है। वाकई ये पूरा परिवार किसी अजीब पागल खाने से निकला हुआ लगता है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। मार्टी देखता है कि गाड़ी वापस डेयरी टाउन पहुंच चुकी है। वो घबराकर बोलता है, सवाल करता है, लेकिन परिवार ऐसे बात कर रहा था जैसे मार्टी वहां पर हो ही ना। आगे एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। मार्टी उतरने की जिद करता है, लेकिन यहाँ तो गाड़ी में चढ़ना आसान था लेकिन उतरना नामुमकिन। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है। कोई रास्ता नहीं बचता तो वो स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करता है और गलती से महिला के पेट में टकरा जाता है। अब असली तबाही शुरू होती है। वो औरत प्रेग्नेंट थी। वो दर्द से चीखने लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका परिवार घबराने की बजाय खुश होने लगता है, चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ाने लगता है। और तभी बच्चे की पैदाइश हो जाती है। सबके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। मार्टी जिज्ञासा से देखता है और अगले ही पल उसकी चीख निकल जाती है। वो कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि आधा इंसान आधा राक्षस सा कुछ था। वो बच्चा गाड़ी में तबाही मचा देता है। मार्टी आखिर बच्चा ही तो है। वो डर के मारे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, सिर पकड़ लेता है और मुंह में निप्पल दबाकर बड़बड़ाने लगता है, मुझे मत देखो, मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे मत देखो। पल भर में गाड़ी फिर से शांत हो जाती है। पूरा परिवार मार्टी को घूरने लगता है बिना पलक झपकाए, और यही मार्टी बन जाता है इस कहानी का पहला शिकार। इसी के साथ ही वीडियो की असली शुरुआत होती है। कुछ ही मिनटों में हमें हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री का फुल ऑन डोज दे दिया जाता है। अब कहानी पहुंचती है 4 महीने बाद। मार्टी की गुमशुदगी लोगों के दिमाग से मिटने लगी थी। ये शहर अपने अंदर भयानक राज छुपाए बैठा है। यहाँ एक दुष्ट आत्मा का साया है। हर 27 साल बाद बच्चों का गायब होना शुरू हो जाता है। मार्टी तो बस शुरुआत था, अब उसके दोस्त भी एक एक करके अजीब घटनाओं का शिकार होने लगते हैं। सबसे पहले कहानी आती है लिली की। मार्टी के गायब होने के बाद वो अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन नहाने से पहले उसे नाली से आवाज आती है, और सबसे डरावनी बात, वो आवाज बिल्कुल मार्टी जैसी लगती है। Maddie, if it's you, if you can hear me, just come home, all right? Just please come home. He won't let me. लिली घबरा जाती है। वो अपनी दोस्त नाना को सब बताती है। नाना हंसकर टाल देती है और कहती है ऐसी बातें मत फैलाओ, लोग तुम्हें पागल समझ लेंगे और पागल खाने भेज देंगे। लिली पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसका अतीत उसे रोक लेता था। वो जानती थी कि कोई उसका भरोसा नहीं करेगा। बचपन में उसके पिता उसे खिलौना दिलाने गए थे और एक मशीन में फंसकर बुरी तरह मारे गए थे। लिली आज भी खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानती है। वो अपने आप को माफ नहीं कर पाई, और यहीं से इस खौफनाक कहानी का असली खेल शुरू होता है। लिली धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगती है, कभी चिल्लाना, कभी खुद से बात करना। अब उसकी माँ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने लिली को पागल खाने भेज दिया। लेकिन जिंदगी के उस सबसे बुरे दौर में मार्टी ही था जो लिली के साथ खड़ा रहा। वो उसके पास बैठता, उसे समझाता, दिलासा देता और धीरे धीरे उसे अंधेरे से बाहर निकाल लाया। यहीं से दोनों इतने करीब आ गए कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे। और अब वही मार्टी गायब है, ना जिंदा मिला ना मरा हुआ, जैसे धरती निगल गई हो। अब जब एक छोटा सा सुराग मिला तो लिली ने ठान लिया चाहे जो हो जाए वो सच्चाई सामने लाकर ही दम लेगी। पुलिस पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं था, तो लिली ने मार्टी के 2 दोस्तों से संपर्क किया, टेडी और फिल। इन दोनों के दिल में पहले से ही गिल्ट था। जिस दिन मार्टी गायब हुआ उस दिन उसका बर्थडे था। उन्होंने मजाक मजाक में कह दिया कि उसकी पार्टी में आने के लिए पैसे लगेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि मार्टी से दिल से लगा लेगा और नाराज होकर वहां से चला जाएगा। उसके बाद किसी ने मार्टी को दोबारा नहीं देखा। शुरू में सबको लगा कि शायद वो घर छोड़कर भाग गया होगा, लेकिन 4 महीने बीत चुके थे। इतना समय और कोई खबर नहीं। अब कोई बेवकूफ भी समझ सकता था कि कुछ तो बहुत गलत हो चुका है। फिर भी क्योंकि पुलिस को कोई लाश नहीं मिली थी, दिल के किसी कोने में
एक छोटी सी उम्मीद जिंदा थी। जब लिली ने बताया कि उसे नाले से मार्टी की आवाज सुनाई दी तो टेडी और फिल दोनों चौंक गए। उनका रिएक्शन बिल्कुल नाना जैसा था। उन्हें लगा कि लिली बेवजह की बातें कर रही है। आखिर नाले की पाइप इतनी तंग होती है, कोई इंसान उसके अंदर कैसे जा सकता है। यही सोचकर दोनों ने लिली की बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसी रात टेडी की जिंदगी का सबसे भयानक सपना सच बन गया। वो अपने कमरे में बिस्तर पर किताब पढ़ रहा था कि अचानक बिना किसी चेतावनी के लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद जब उसने लाइट जलाई तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। टेडी ने अपने पिता से सुना था कि उनके पूर्वजों को नाजियों ने बेहद बेरहमी से टॉर्चर किया था। सबसे खौफनाक सजा इंसानों की खाल उतारकर उन्हें सूली पर लटका देना। यही डर टेडी के दिल में बचपन से बैठा हुआ था। अंधेरे में उसने वही मंजर देखा था। उसकी चीख सुनकर उसका भाई दौड़ा चला आया। कमरा अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन टेडी जानता था जो उसने देखा वो कोई वहम नहीं। अब उसे यकीन हो गया था लिली झूठ नहीं बोल रही थी। अगली सुबह टेडी खुद लिली के पास पहुंचा। सारे दोस्त इकट्ठा हुए और सोचने लगे अब आगे क्या किया जाए। टेडी चाहता था कि ये सब कुछ माता पिता को बता दें, लेकिन बिना सबूत के उन्हें पागल समझा जाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो चुपचाप खुद ही जांच करेंगे। सबसे पहले वो लाइब्रेरी पहुंचते हैं मार्टी की गुमशुदगी से जुड़ी हर जानकारी खंगालने के लिए। तभी उन्हें पता चलता है कि मार्टी को आखिरी बार टाउन के सिनेमा हॉल के पास देखा गया था। इसके बाद हम रॉनी से मिलते हैं जो कि सिनेमा ऑपरेटर की बेटी थी। वो लोग रोनी से पूछते हैं, लेकिन रोनी उन पर भड़क जाती है। मार्टी के गायब होने के बाद पुलिस बार बार उनके घर आ रही थी और उसके पिता को भी शक की नजर से देखा जा रहा था। रोनी अब बस यही चाहती थी कि किसी तरह मार्टी से रिश्ता खत्म हो जाए। मजबूर होकर वो सब वापस जाने लगे। तभी फिल ने अचानक नाली वाली आवाज का जिक्र कर दिया। इतना सुनते ही रोनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मान गई। सिनेमा हॉल में उसे ऐसी आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो मार्टी को जानती नहीं थी, इसलिए समझ नहीं पाई कि वो आवाज किसकी थी। उस आवाज में कुछ अजीब सा था, जैसे वो सीधे इंसान के दिल के डर को छू लेती है। अब रोनी भी समझ गई थी कि कुछ तो बहुत गलत है। सच जानने का एक ही तरीका था, सिनेमा हॉल में जाना। इस तरफ टेरी टाउन में एक खतरनाक पायलट की एंट्री होती है, हेलन। वो देश के लिए कई बड़े मिशन कर चुका था। इस बार उसे एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजा गया था। एक टॉप पायलट होने के नाते उसे अपने परिवार को साथ रखने की मंजूरी थी। बातों बातों में पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा रास्ते में है और वो शहर में किराए का घर लेने वाला है। यही हमें डिक नाम का एक ड्राइवर दिखाया जाता है। आगे चलकर उसका रोल काफी अहम है। हेलन एक काला कैप्टन था और नस्ल भेद का सामना करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पहले दिन एक गोरे लड़के ने उसे उकसाने की कोशिश की। हेलन उसे सबक सिखाने वाला था कि कमांडर बीच में आ गया और उन्हें रोक दिया। फिर ऑफिस में उसे मिशन की पूरी जानकारी दी। उसे अपनी बेहतरीन उड़ान स्किल से एक ऐसी चीज ढूंढनी थी जो जमीन के नीचे दबी हुई थी। उस हथियार का कोई नाम नहीं था, लेकिन उसकी ताकत डरावनी थी। जो भी उसके पास जाता उसे बेइंतहा डर महसूस होता। हेलन को खुद पर भरोसा था। उसने इसे हल्के में नहीं लिया। लेकिन उसी रात कुछ नकाबपोश लोग उसके कमरे में घुस आए और बिना कुछ कहे उसे पीटना शुरू कर दिया। उनका मकसद साफ था, मिशन की पूरी जानकारी। बंदूक सिर पर होने के बावजूद हेलन ने एक शब्द भी नहीं बोला। तभी उसका साथी कमरे में घुस आया। मौका देखकर हेलन ने पलटवार किया और दोनों ने मिलकर नकाबपोशों को भगा दिया। अब उसे समझ आ गया था कि ये मिशन जितना आसान दिख रहा है, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उधर लिली और उसके दोस्त सिनेमा हॉल में पहुंच चुके थे। रोनी ने चोरी से अपने पिता की चाबी निकाली और सिनेमा हॉल खोल लिया। उसे याद था वो आवाज एक गाने जैसी थी, वही गाना जो किसी फिल्म की शुरुआत में बजता है। उन्हें लगा कि मार्टी उसी गाने के जरिए उनसे मदद मांग रहा है। शायद फिल्म में ही कोई सुराग छुपा हो। तभी सबकी रूह कांप उठती है। मार्टी फिल्म की स्क्रीन पर दिखाई देता है और उसकी गोद में था एक पैकेट और उसके पास खड़ा था वही भला परिवार जिसने उसे गाड़ी में बैठाया था। मार्टी को जैसे ही उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो सीधे स्क्रीन के आर पार उनसे बातें करने लगा। सब चिल्लाने लगे, मार्टी बाहर आओ, वहाँ से निकलो। सब लोग जोश में इतना डूब चुके थे कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि ये सब कितना बेतुका और नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी मार्टी के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। वो गुस्से से सब पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया। इतना कहकर वो उस पैकेट से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन अगले ही पल जब वो सिर उठाता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। वो मुस्कान बिल्कुल जोकर जैसी थी। इसी के साथ ही मार्टी अपने हाथ से पैकेट को छोड़ देता है और उसी सेकंड वही गाड़ी वाला राक्षस स्क्रीन को चीरता हुआ बाहर कूद पड़ता है। ऐसा नजारा जो किसी ने सपने में भी नहीं देखा था। सबके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन पलक झपकते ही वो राक्षस गायब हो जाता है और उसके साथ ही मार्टी भी स्क्रीन से लापता हो जाता है।
है। अब शुरू होता है असल खौफ का खेल। अंधेरे सिनेमा हॉल में वो राक्षस एक एक करके सबका शिकार करने लगता है। सब लोग इधर उधर भागते हैं। राक्षस की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पल में टैडी और फिल उसकी चपेट में आ जाते हैं। रॉनी उस समय कमरे में वीडियो टेप चला रही थी, इसीलिए वो बच जाती है। उधर लिली फिल की छोटी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है राक्षस अचानक सामने आ जाता है। रॉनी दौड़ते हुए बाहर आती है तो हॉल बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लिली जिंदा थी। रॉनी तुरंत उसे सहारा देती है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर किसी तरह सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं। रॉनी ने बस चीखें सुनी थी, उसे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ। वो लिली से पूछती है कि अंदर क्या हुआ। लिली कहती है कि सब मर गए। इसी के बाद ही हमें लिली के हाथ में फिल की बहन का कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये था पहले एपिसोड का पूरा किस्सा। कहानी सेट है 1962 में, यानी फिल्म वाली टाइमलाइन से पूरे 27 साल पहले। ये सीरीज दिखाती है कि जोकर पेनीवाइज कैसे पैदा हुआ। इस एपिसोड में हमें जोकर का चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन मार्टी का हिच हाइक वाला सीन, नालियों से आती डरावनी आवाजें और आखिर में सिनेमा हॉल का कत्लेआम, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।